करे शुरू क्या? चलो पहला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 6। जब उसके 3 गुना को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? देखो, अगर शेषफल 6 आता है, शेषफल क्या आता है? 6। अब उस संख्या को अगर 3 से गुना किया जाएगा तो शेषफल में भी 3 से गुना कर दो, 6 तिया 18। अब इस 18 को ही डायरेक्ट 8 से भाग लगा दो, देखो शेषफल क्या आ जाएगा? 2। शेषफल इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई भी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है वह संख्या क्या होगा? 8 का मल्टीपल होगा। देखो इधर, कोई भी संख्या को अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो वह संख्या 8 का मल्टीपल होगा, साथ साथ 6 शेषफल आता होगा। अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड किया जाता है तो जहां तक 8 से कटने वाला होगा वो कट जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसी को क्या कहा जाता है? शेषफल। उसी को क्या कहा जाता है? शेषफल। अब इस संख्या को अगर हम 2 गुना कर दे, सॉरी 3 गुना, अगर इस संख्या को हम 3 गुना कर दे तो देखो ये जो 8x है ये भी 3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24x। और ये हमारे पास 6 तिया क्या आ जाएगा? 18। अब देखो हम 8 से भाग लगा रहे हैं, तो ये बताओ 24x फिर से 8 से कट जाएगा क्या? 8 से कट जाएगा तो शेषफल हमारे पास क्या आएगा? 0। और 18 में 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 2। 8 दूनी 16, 0 में 2 को जोड़ोगे आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये हो गया बेसिक से, और ये हो गया डायरेक्ट कि शेषफल अगर हमारे पास 6 आता है, उस संख्या को 3 गुना किया जाता है, इसका मतलब हम सीधा इसके शेषफल को ही 3 गुना कर देंगे। शेषफल 6 है, 6 तिया 18, 18 को 8 से भाग देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2। क्या बात आ रहा समझ में? ये क्वेश्चन बोले हम क्या? बताओ, किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। किसी संख्या को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है। तो बताओ उस संख्या के वर्ग को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? क्या करोगे? इसके शेषफल का ही वर्ग कर दोगे। 4 चौका 16, 16 को 7 से भाग दे दिए तो शेषफल क्या आ गया? 2। क्या बात आ रहा समझ में? चले आगे। तीन अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल 1147 है और अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है। तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। ऑप्शन पे थोड़ा गौर करेंगे। 21 अभाज्य संख्या होगा क्या? अरे 21 अभाज्य संख्या है क्या? तो जब है ही नहीं तो ये ऑप्शन होगा। 21 अभाज्य संख्या नहीं है तो ऑप्शन होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है जिसमें पहली 2 संख्या दी हुई है, पहली 2 संख्या दी हुई है सेम, लेकिन अंतिम 2 संख्या या अंतिम संख्या अलग अलग दी हुई है। और अंतिम 2 का गुणनफल हमारे पास क्या है? 1517। हमें तो पता है कि जब शुरू वाला 2 संख्या को गुना किया जाएगा तो 1147 आएगा, और दोनों ऑप्शन मैच किया हुआ है, तो यह बात तो तय हो गया कि 31 गुना 37 पक्का क्या आएगा? 1147। 31 गुना 37 क्या आएगा? 1147। तो यहां पर उल्टा है, यहां पर 61 है और यहां पर क्या है? 41। अलग अलग है। तो हम पहले 61 से चेक कर लेते हैं, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे 41 से। 61 से काटोगे क्या? या 61 से देखो तो कट रहा क्या? 61 दूनी आ गया हमारे पास 122, 11 में से 2 गया 9 हो गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया। क्या यह कट रहा? क्या नहीं कट रहा है। इसका मतलब जब कट नहीं रहा तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? सी। अब सी से चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, चेक करना चाहोगे तो चेक करके देख सकते हो। ये 1517 है। 41 तिया 4 तिया 12, 1 तिया 3, ये हमारे पास 11 में से घटेगा तो ये आ जाएगा, देख लो 287। 4 सते 28, देखो 7 बार में कट गया कि नहीं कट गया? ये कट गया। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर ऑप्शन भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री
अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। गाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, एक तेज गाड़ी है और एक हमारे पास क्या है, धीमी गाड़ी है। ठीक है, अगर तेज गाड़ी में आदमी बैठेगा, तेज गाड़ी में आदमी अगर बैठेगा, इस बात पे ध्यान देना, अगर तेज गाड़ी में कोई भी आदमी बैठा हुआ है और धीमी गाड़ी को क्रॉस कर रहा है, जो दूरी आएगा वह दूरी आएगा जो धीमी गाड़ी का लेंथ है वो। और अगर तेज गति का गाड़ी किसी धीमी गाड़ी को क्रॉस कर रहा है और धीमी गाड़ी पर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, तो तेज गति वाली गाड़ी इस धीमी गति वाली गाड़ी में जो बैठे हुए आदमी है इसको क्रॉस करेगा, तो जो लंबाई लेना है या दूरी जो लेना है वो कौन सा लेंगे बताओ, तेज का। किसका लंबाई लेंगे, तेज का। क्या बात आ रहा समझ में, किसका लंबाई लेना है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना यह है कि जिस गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, जिस गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है उसका लेंथ नहीं निकलेगा, किसका लेंथ निकलेगा, उसके ऑपोजिट वाले का। किसका लेंथ निकलेगा, उसके ऑपोजिट वाले का। अगर धीमी गति में आदमी बैठा हुआ है तो लेंथ किसका निकलेगा, तेज का। और तेज में अगर आदमी बैठा हुआ तो लेंथ किसका निकलेगा, धीमी का। हाँ, एक बात और है, अगर तेज गाड़ी का जो स्पीड होगा, तेज गाड़ी का जो स्पीड होगा, तेज गाड़ी का जो स्पीड होगा उसमें बैठे हुए आदमी का भी स्पीड वही होगा, उसमें बैठे हुए आदमी का भी वही स्पीड होगा। आदमी चल तो नहीं रहा, गाड़ी में बैठा हुआ, ये तो फिजिक्स में है ना जी। अरे गाड़ी अगर जिस स्पीड से चल रहा है आदमी का भी गति वही रहेगा। नहीं तो एक बार देखना बाहर निकल करके चलती गाड़ी से, हाँ चल रहा है जैसे गाड़ी 120 पे चलेगा, तो एक बार आराम से उतर के देखना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, कैसा फील होगा पता है, थोड़ा दूर तक तो ऐसे ही उड़ोगे जैसे गाड़ी है ना। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये रोकेगा धीरे धीरे स्पीड को, रोकेगा ना। हाँ, नहीं पत्थर को नहीं फेंकना, अपने कूदना एक बार। देखो इधर, अब दो गाड़ी है यहां पर, देखो ध्यान से, दो गाड़ी है, एक का स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो अभी जो लेंथ निकलेगा वो दोनों का निकलेगा। क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और लेंथ ऑफ ट्रेन 2, दोनों का लेंथ निकलेगा, क्योंकि इसमें अभी पहले स्थिति में आदमी का जिक्र नहीं किया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन या दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। चाल कैसे आएगा, विपरीत दिशा में जुटता है कि घटता है, तो 7 6 13 135 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करोगे, 5/18 से। कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 8 सेकंड में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 15 नंबे 135, 2 से काटोगे 2 चौका 8, 5 चौका 20, 20 को 15 से गुना करोगे कितना मीटर आया, 300 मीटर। ये हुआ पहला स्थिति जिसमें लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 निकला। दूसरा स्थिति, जब वे एक ही दिशा में जा रही है, तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ आदमी, किस गाड़ी में बैठा हुआ है, तेज गाड़ी में, तो तेज गाड़ी हम पहला ट्रेन को तेज मान लेते हैं और दूसरा ट्रेन को धीमी मान लेते हैं। तो आदमी अगर तेज गाड़ी में बैठा हुआ है तो लेंथ जो अभी जो निकलने वाला है वो धीमी गति वाले का लेंथ निकलेगा, लेकिन स्पीड जो होगा, स्पीड हम कौन सा लेंगे, तेज वाले का। तेज गाड़ी में जो बैठा हुआ आदमी है, तेज गाड़ी में जो बैठा हुआ आदमी है वो दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में क्रॉस करता है, लेकिन दोनों रिलेटिव स्पीड लगेगा। और रिलेटिव स्पीड जो लगेगा एक दिशा में, रिलेटिव स्पीड क्या लगेगा, घटेगा कि जुटेगा। 75 में से 60 को घटाओगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुना करोगे और कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है ये, 30 सेकंड में। यहां से 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 3 से काट दोगे 3 पचे 15, 5 पचे 25, पंचे क्या आ गया, 125 मीटर। अब ये बताओ कि दोनों ट्रेन का टोटल लेंथ है 300, इसमें एक ट्रेन का लेंथ है 125, तो तेज गति वाले का लेंथ क्या हो जाएगा, 300 में से 125 को घटाएंगे 175। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक छोटा मोटा दिमाग इसमें और भी लगा सकते हैं। टोटल लेंथ क्या आ गया, 300, तो टोटल जो गाड़ी का लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ, 300। टोटल जो गाड़ी का टोटल लेंथ होना चाहिए क्या होना चाहिए, 300। क्या ये 300 है, क्या क्या ये 300 है, क्या ये 300 है। लेकिन एक नन ऑफ दीज दे करके ये क्या कर दिया है ना, शंका पैदा कर दिया। शंका नहीं पैदा करता तो आंसर ए में मार के आगे निकल जाते। ठीक है, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेडियो का अंकित मूल्य है 4800, इस पर 10% का बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये हमने बार बार बताया है, ये अक्सर क्वेश्चन में आता ही आता है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 100 माइनस डी एंड 100 प्लस पी। तो 4800 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 4800 बेकार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आ गया कि एक दुकानदार इस पर 10% की बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई बट्टा ना दे तो कितने प्रतिशत की लाभ कमाएगा? बट्टा नहीं देने का मतलब मार्क प्राइस पे ही बेचेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो निकलेगा, 100 में से 10 को घटा दोगे तो क्या आएगा? 90, और 100 में 8 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 108। तो बताओ रेशियो क्या आ जाएगा? 9 से ये 10 बार में कटेगा, 9 से ये 12 बार में कटेगा। अब मार्क प्राइस क्या हो गया है? 12, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया है? 10। अगर मार्क प्राइस पर ही बेच दे तो कितना का लाभ होगा? मार्क प्राइस ही हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो बताओ कितना का लाभ हुआ? 10 में कितना का लाभ हुआ? 2 का। तो 10 में 2 का लाभ हुआ तो 100 में कितना का लाभ होगा? 20 का। आंसर हमारा क्या आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सिर्फ रेशियो निकालना है। ठीक है, चले आगे। एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज, 5,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो हमें पता करना है साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितनी है। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। देखो, प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है जो 5 वर्ष में 10% के दर से साधारण ब्याज देता है, तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है रेट इंटू टाइम के। रेट को किससे गुना करोगे? टाइम से। तो रेट है 10%, 5 से गुना करोगे, 10 पचे 50%, 10 पचे 50% हो गया। तो प्रिंसिपल का 50% हो गया साधारण ब्याज। ये जो साधारण ब्याज है 5,000 पर 10% के दर से 2 वर्ष में, क्या 10% के दर से 2 वर्ष में इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? जल्दी बोलो, 21% आएगा कि नहीं आएगा? तो सीधा सीधा 5,000 का हम क्या निकालेंगे? 21%। ये क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो साधारण ब्याज है इस चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, यही ना बोला है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? ये आधा है। बस दोनों को बराबर कर दोगे, देखो प्रिंसिपल निकल जाएगा, परसेंट से परसेंट दोनों कट गया, 50 से ये एक बार में कट जाएगा, 100 आ गया। 100 को 21 से गुना करोगे, 2100 आ गया, और 2100 को हाफ कर दोगे तो प्रिंसिपल निकल गया हमारे पास 1050। आंसर क्या आ गया है? 1050। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। चले आगे। अरे ये समझ में आया? कोई प्रिंसिपल है जो 5 वर्ष के लिए 10% पर जो साधारण ब्याज देती है, 5 दे हैं 50% किसी प्रिंसिपल पर, ये जो साधारण ब्याज देती है यह साधारण ब्याज 5,000 पर 10% के दर से 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है उसके आधे के बराबर है। तो 10% का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21%। 2 वर्ष में 10% अगर दिया हुआ रहे तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के बारे में बात कर रहे हैं। 2 वर्ष में याद कर लो कितना परसेंट होगा? 21%। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, 33.1%। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 4 वर्ष में हो जाएगा 46.41%। ठीक है, 10% का कम से कम इतना याद रखो। 20% का भी देखो यहां पर, 20% का 2 वर्ष में कितना परसेंट होगा? जल्दी बोलो। 2 वर्ष में इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 44%। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 वर्ष में 20% का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 72.8%। 72.8%। 5% का 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में 5% का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 5 5 10, 5 बचे 25।
और 3 वर्ष में इसका इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 15.7625%। 15.7625%। ये तो 10%, 20%, 5% का तो एकदम ऐसे ही याद रखना है, मुजावानी याद रखना है। इसके अलावा 2 वर्ष 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए। यहां पर देखो 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर A% दिया हुआ है, अगर A% दिया हुआ तो इसको याद कर लो 2A.A का स्क्वायर, A का स्क्वायर आएगा 2 डिजिट पर। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 8% है, 8%, तो इसको लिखोगे 8 अठे 64, 2 डिजिट पे आ गया, और 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16.64%। 7% लिखा हुआ है, 7 सते 49, 7 दूनी 14, कोई भी लिखा हुआ 12% लिखा हुआ, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 2 डिजिट पे लिखना है, क्या बच गया 1, और 12 दूनी 24 1 25, किसी का भी निकाला जा सकता है। 15% लिखा हुआ है, 15% को छोड़ो, अभी 16% लिखा हुआ, 16%, 16 का स्क्वायर 256, 2 बच गया, 16 दूनी 32, 32 2 34, 34 दशमलव क्या आ जाएगा 5-6%। बोला आएगा क्या? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। 3 वर्ष के लिए ये याद रखना, A% अगर दिया हुआ है ये आ जाएगा 3A स्क्वायर एंड A का क्यूब। A का क्यूब करोगे 2 डिजिट पे आएगा, जो भी बचेगा वो आगे आ जाएगा। 3A स्क्वायर 2 डिजिट पे आएगा, जो भी बचेगा वो आगे आ जाएगा। 3A स्क्वायर A का क्यूब। एग्जांपल देखो यहाँ पर 4% ले लेते हैं, 4%। 4% के लिए क्या लिखोगे, 4 चौका 16 चौका 64, 2 डिजिट पे आ गया, कुछ नहीं बचा, 4 चौका 16, 16 तिया 48, 2 डिजिट पे आ गया, कुछ नहीं बचा, 4 तिया 12, तो 12 दशमलव हो गया 4864%। 5% अगर लिखा हुआ, अभी अभी बताया 5 का क्यूब होगा 125, 125 के लिए क्या लिखोगे 25, क्या बचा 1, 5 बचे 25 तिया 75 1 76, कुछ नहीं बचा, 5 तिया 15। ठीक है, तो इसी तरह से 3 वर्ष का और 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग ये लगाते हैं, देखो यहां पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सीआई अगर निकालना है तो हम 2 1 लगाएंगे। 3 वर्ष के लिए सीआई निकालना होगा हम 3 3 1 लगाएंगे। ठीक है, 4 वर्ष के लिए अगर सीआई निकालना है 4 6 4 और 1। 5 वर्ष के लिए अगर निकालना है तो लिखोगे 5 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 और 1। अब ये निकालने के लिए आना चाहिए। फिर आगे आओगे 6 के लिए, 6 वर्ष के लिए लिखोगे 6 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15 और 5 1 6। हाँ 1 भी लिखेंगे 1। ठीक है, तो कम से कम इतना तो निकालने के लिए आना चाहिए। अब 6 वर्ष का तो बहुत कम ही पूछा अभी तक, पूछेगा भी तो बहुत ही राउंड फिगर में पूछेगा। ठीक है, हाँ 5 वर्ष का आया था, हाँ देखो ना अभी आएगा, लो आ गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 40,000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये बताओ कि मूलधन हमारे पास क्या दिया हुआ 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% दिया हुआ है, ये तो 1 वर्ष के लिए ना है जी, तो आधे वर्ष के लिए कितना परसेंट होगा 10%। आधे वर्ष के लिए कितना परसेंट होगा 10%। 2 वर्ष 6 महीना, टाइम हमारे पास 2.5 वर्ष दिया हुआ है, 2.5 वर्ष में 6 महीना कितना बार आएगा, तो 5 बार, तो 5 बार इसमें 2.5 आएगा, 5 बार हाफ 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 आएगा, तब ये बन जाएगा 2.5 वर्ष। अब देखो 10% है, 5 हाफ ईयर है, और यहाँ पर 40,000 है, तो बहुत ही राउंड फिगर का क्वेश्चन है, नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 हाफ ईयर को 5 कंपाउंडिंग ईयर लेकर के बोलेंगे सीआई निकालने के लिए, आप क्या लगा दीजिए 5 10 10 5 और 1, यही ना, 5 10 10 5 और 1। अब यहां पर ये बताओ कि 40,000 का 10% कितना होगा 4,000, 40,000 का 10% कितना होगा 4,000, 4,000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4, 4 का 10% 0.4, सबको जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। देखो 4 पंचे 20,000, ये आ गया हमारे पास 20,000,
ये आ जाएगा 4,000, 20,000, 400 हो गया, 24,000 हो गया, 400 हो गया, 24,400, 24,420 और प्लस 40 पैसा। तो उत्तर आ गया 24,420 रुपया 40 पैसा। यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 24,420 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। चलो छठे नंबर पे आ जाओ, 7वें नंबर पे आ जाओ। एक एक निश्चित दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को अकेला पूरा करने के लिए 45% दिन अधिक लेता है। उन्होंने 58 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर शेष कार्य केवल 29 दिन में बी के द्वारा पूरा किया गया। ए अकेले कितने दिनों में यह काम को पूरा कर सकता था यदि उसने अकेले काम किया होता? यहां देखो, ए किसी काम को एक निश्चित दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को अकेले पूरा करने के लिए 45% दिन अधिक लेता है। 45% का फ्रैक्शन में वैल्यू बोलो, 45/100 करोगे तो क्या आएगा? 9/20। हम बोलेंगे अगर ए 20 दिन लेता है तो 20 से 9 दिन अधिक लेगा, कौन लेगा? बी। 20 से 9 दिन अधिक कौन लेगा? बी। तो जल्दी बताओ इसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? उल्टा। कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? उल्टा। 29 रेशियो क्या होगा? 20। कार्य क्षमता क्या हो गया इसका? उल्टा। अब देखो टोटल यूनिट वर्क कैसे लेंगे। उन्होंने 58 दिन तक एक साथ कार्य किया, दोनों मिल करके 58 दिन तक एक साथ कार्य करेगा, तो 29 और 20 मिल करके हो गया 49। 49 के कार्य क्षमता से 58 दिन तक साथ कार्य किया। अब इसके बाद फिर शेष काम को 29 दिन में बी द्वारा पूरा किया गया। अभी पूरा काम नहीं हुआ, 49 के कार्य क्षमता से मात्र 58 दिन कार्य हुआ, कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ, एक काम छोड़ दिया। अब बी का के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो 29 दिन में किया जा रहा है, और किस कार्य क्षमता से? तो 20 के कार्य क्षमता से, तो जाकर के काम क्या हो जाएगा? पूरा। तो इस बार बताओ टोटल यूनिट वर्क क्या ये हमारे पास 49 गुना 58 प्लस 29 गुना 20 होगा क्या? जल्दी बताओ। दोनों मिल करके 58 दिन तक काम किया, तो 49 के कार्य क्षमता से 58 दिन तक कार्य किया, और यहां पर उसके बाद जो शेष कार्य बचा, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, शेष कार्य जो बचा वो 20 के कार्य क्षमता से कितने दिन में पूरा हुआ? 29 दिन में पूरा हुआ। अब टोटल यूनिट वर्क ये पूरा हो गया। अब कहा जा रहा है ए अकेले कितने दिनों में यह काम को पूरा कर सकता था? अकेले ए का कार्य क्षमता क्या है? 29। अकेले इस पूरे कार्य को कितने समय में कर सकता था? तो ए के कार्य क्षमता से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ए के कार्य क्षमता से क्या करेंगे? बस टाइम निकल जाएगा। देखो यहां से क्या 29 को कॉमन लेके काटा जा सकता है क्या? 29 इकाई 29, 29 दूनी 58, 29 से 29 कट गया, बोलेंगे 49 दूनी 98, 98 में 20 को जोड़ दोगे तो उत्तर आ जाएगा 118 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? 118 दिन। इसमें कोई प्रॉब्लम? टाइम दिया हुआ था, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कार्य क्षमता। टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? इसका कार्य क्षमता। और इस कार्य क्षमता के साथ यह टोटल कार्य कर रहा है, तो यही हमारा टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। ये हमारा टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। चले आगे। एक दुकानदार लागत मूल्य से 25% अपने माल पर मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर अपने माल का 3/4 हिस्सा बेचता है। शेष को अंकित मूल्य से 40% छूट पर बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या बोला? एक दुकानदार लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर देता है और 3/4 हिस्सा को, कितना हिस्सा को? 3/4, मतलब 4 सामान अगर खरीदा होगा
तो उसमें से कितना सामान बेच रहा है? 3। बोलो बेच रहा है। हम टोटल मान के चलते हैं 4 सामान। कितना सामान? और 25% का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बोलो। 1/4। मतलब 4 रुपया का चीज को यह एक अधिक अंकित कर दिया 5। ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे 4 गो सामान खरीदा। 4 गो सामान मान के चलो कि 4 4 4 और 4 में खरीदा। कितना में खरीदा? 4 4 4 और 4 में। तो एक सामान का दाम 4 रुपया, दूसरे सामान का दाम 4 रुपया, तीसरे सामान का दाम 4 रुपया, चौथे भी सामान का दाम 4 रुपया। तो 4 गो सामान खरीदा। चारों सामान को अंकित मूल्य कर दिया 25% अधिक अंकित, और इसमें से 3/4 को बेच दिया अंकित मूल्य पर। 25% अधिक अंकित करेगा तो जो इसका मार्क प्राइस आएगा वो क्या आएगा? 5। इसका भी मार्क प्राइस क्या आएगा? 5। और इसका भी मार्क प्राइस क्या आएगा? 5। तो मार्क प्राइस तो इसका 5 था, इसका भी क्या था? 5। लेकिन बोला है जो शेष सामान है, 3/4 को छोड़ के जो शेष सामान है, इसको अंकित मूल्य से 40% छूट पर बेच दिया। कितना परसेंट छूट पे बेच दिया? 40%। इसका मतलब है कि 5 का 40%, 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 2/5। तो 5 का 40% क्या हो जाएगा? 2। तो 5 में से 2 छूट हो गया। अगर 5 में से 2 छूट हो गया तो कितना में बेचा? 3 में बेचा। तो बताना है उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। तो हम यहां से बोलेंगे जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आ गया 4 चौका 16, और टोटल जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, ये आ गया 5 तिया 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18। बोला आ गया क्या? रेशियो निकालोगे 2 8 16, 2 9 18। कितना का फायदा हुआ? 1 का। 1 का फायदा हुआ है 8 में। 1/8 को कितना परसेंट बोलते हैं हम लोग? 12.5%। कितना परसेंट? 12.5% का क्या हो जाएगा इसको? लाभ। 12.5% का हो जाएगा इसको लाभ। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। सौ पे भी बना सकते हैं, 100 लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, 100 लेकर के भी बना सकते हैं। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये चीज किसको लोग किसने कितने लोगों को समझ में नहीं आया? तुमको नहीं आया समझ में? अरे किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया? चले आगे। नहीं आया समझ में? कहा ने क्या नहीं आया समझ में? 25% का वैल्यू बताओ। 1/4। कहा नहीं आया समझ में? बोलो जल्दी। 1/4 कैसे हुआ? हाँ, अरे सबको जोड़ दिए। 4 गो सामान है, 4 4 रुपया का है, तो 4 चौका क्या हुआ? 16। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया में बेच रहा है, 5 दिया। हाँ, इसको 3 रुपया में बेच रहा है, तो 15 + 3 मिलकर के 18। 15 + 3 मिलके 18। 100 रुपया का सामान खरीदा, 100 रुपया का सामान खरीदा, 100 रुपया का सामान खरीदा, 100 रुपया का सामान खरीदा। 1000 तरीका से बन जाएगा ये। 125 रुपया इसका दाम रख दिया। 25% दाम रखेगा तो 125। इसका दाम रख दिया 125, इसका भी दाम रख दिया 125, लेकिन 40% का छूट दे दिया। किस पर? 125। 125 का 40% छूट देगा तो 60% पर बेचेगा। 125 का 40% अगर छूट देगा तो ये कितना परसेंट पे बेचेगा? 60% पे। 60% का वैल्यू क्या है? 3/5। 5 से काटोगे 25 पंचे 125, 25 दिया क्या हो गया? इसका मतलब चौथे सामान को यह कितना में बेच रहा है? 75 में। कितने में बेच रहा है? 75 में। अब यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 100 मिलकर के 400। टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 375। 375 में 75 को जोड़ दोगे 450। यहीं पर बात खत्म हो गया। देख लो, 400 से 450 कितना अधिक है? 50। 50 अधिक है कितना में? 400 में। गुना क्या आ गया? 100। 0 0 0 0 कट गया। 50/4 करेंगे क्या आएगा? 12.5%। 50/4 करेंगे क्या आएगा? 12.5%। ये 100 पे बना दिए, वो उसको और छोटा कर दिए थे, 4 और 5 पे बना दिए। बात कुछ आ रहा समझ में? 3 गो सामान है, 1 गो सामान है। क्या गो सामान है? 3 गो सामान है और 1 गो सामान है। इस 3 गो सामान को बेचा है 25% प्रॉफिट पर। कितना परसेंट प्रॉफिट पर? तो एक जो 25% प्रॉफिट पर बेच रहा था उसको यह 40% का छूट दे दिया। 40% का अगर छूट दे देगा तो 25 से काटोगे 25 दिया
75% पर बेचेगा, इसका मतलब अंतिम वाले को क्या या 25% लॉस पर बेचा है क्या? अरे बोलो जल्दी। तीसरा तरीका बता रहे हैं, 3 सामान को 25% प्रॉफिट पर, 1 सामान को 25% लॉस पर। अब ओवरऑल हमसे पूछ रहा है, वेटेड एवरेज लगा देंगे। नाम सुने हो वेटेड एवरेज का? कितना लोग नाम नहीं सुना है? जो नहीं सुना आप सुनना अगले साल। देखो इधर 3 लाख बार बोल चुके हैं वेटेड एवरेज। 25 दिया तो ये आ गया 75, प्लस में 25 इकाई, माइनस में बटे 3 1 4, 75 में से 25 गया 50, 50 बटे 4, उत्तर आ गया 12.5%। ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ज्यादा हो जाएगा ना। देखो इधर, तुम लोग को लग रहा है क्या ऐसे ही हो जाता है? तो क्या लग रहा है ड्राइवर सब पढ़ा लिखा नहीं होता है? ड्राइवर सब अत्यधिक पढ़ा हुआ होता है, सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलता है। बात समझ में आ रहा है? खेत में लगा लिया, 2 घंटा बैठ गया तो टाइम, ओवर टाइम का भी पैसा मिल जाता है। देखो इधर, मालगाड़ी ज्यादा चलाना पसंद करता है। देखो इधर, अच्छा जितना अभी तुम लोग मौज कर रहा ना, अभी जो नौकरी होगा तब रोओगे, लगेगा काहे नौकरी कर रहे हैं। देखो इधर, जितना आसान लग रहा है नौकरी करना, उतने टफ है। काहे? जाओगे ट्रेन पे तब पता चलेगा। देखो इधर, देखो यहाँ, सबसे पहले तो नौकरी करने नहीं चाहिए, नंबर 1। नौकरी अगर कर लिए तो जिंदगी भर करो, न छुट्टी मिलेगा। छठ दिवाली में सब घर में, तुम चलाओगे ट्रेन स्पेशल। सही बता रहे हैं? जितना त्योहार है, पर्व त्योहार है, जैसे पुलिस को छुट्टी नहीं मिलता है, वैसे ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिलता, और बढ़ जाता है उसका काम। बात समझ रहे हो? तो सब त्योहार में तुम्हारा दोस्त सब घर पे, तुम रहोगे ट्रेन पे। बात समझे? जब तुम रहोगे घर पे, तुम्हारा दोस्त सब रहेगा बाहर। ठीक है? देखो इधर, मेरा मानो तो सबसे पहला बात, एग्जाम छोड़ दो। देखो इधर, 1 9 द्वारा 13 किलोमीटर, चलो देखो इधर जल्दी से, 1 9 द्वारा 13 किलोमीटर नदी के अनुप्रवाह में लिया गया समय 7 किलोमीटर नदी के प्रतिकूल यात्रा में लिए गए समय के समान है। यदि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम देखो क्या है, दोनों का समान है। टाइम क्या है जल्दी बताओ? समान। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे कि टाइम अगर कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ? स्पीड के। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्टेंस। क्या ऐसा कभी पढ़े हो क्या? टाइम कभी भी कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? स्पीड। और स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? डिस्टेंस। कहा जा रहा 13 किलोमीटर नदी के अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब हो जाएगा धारा के दिशा में, 13 किलोमीटर जा रहा है। जितना समय 13 किलोमीटर जाने में लगता है, उतना ही समय इसको उल्टा 7 किलोमीटर आने में लगता है। तो बताओ डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 13:7। तो जल्दी बताओ इसके स्पीड का रेशियो क्या होगा? 13:7। 7:13 नहीं, क्या होगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम। अगर हम बोलेंगे स्पीड अगर 10 से या 13 से 7 है स्पीड, तो टाइम हो जाएगा इसका उल्टा, 7 से 13। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों को समझना पड़ेगा। ये हुआ व्युत्क्रमानुपात, ये हुआ समानुपात। समानुपात का मतलब समान अनुपात। ठीक है? तो ये बताओ b प्लस एस अगर दिया हुआ हो 13 और b माइनस एस अगर 7 दिया हो, क्या हम ये कितना बार बताए हैं? बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे में लगता है a प्लस बी बराबर 13 हो और a माइनस बी बराबर 7 हो, तो बताओ a निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ के आधा, और b निकालने के लिए घटा के आधा। तो अगर b प्लस एस बराबर 13 है और b माइनस एस बराबर 7 है, तो जल्दी बताओ b का मान क्या आएगा? बोलोगे जोड़ के आधा कर देंगे, 13 7 20, 20 का आधा 10, और s निकालने के लिए घटा के आधा, 7 से 13, 6 का आधा 3, निकल गया।
अब 3 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 यूनिट बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नौ का चाला गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर यह 44.8 किलोमीटर जाएगा तो बताओ कितना समय लगेगा। तो 44.8 को 10 से भाग लगा दोगे तो यह आ जाएगा 4.48 घंटा। अगर इसको चेंज कर दिया गया है तो चेंज कर दो, ऐसे चेंज करोगे ये 4 घंटा हुआ और ये 48/100 घंटा हुआ, और 48/100 अगर घंटा है, किसमें लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, 4 से काट दो, 12 चौका 48, 25 चौका 100, तो उत्तर आ जाएगा 4.12/25। जो ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। चले आगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के आय और व्यय का रेशियो दिया हुआ 8 अनुपात क्या दिया हुआ है 5। यदि उसके आय में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये बताओ, आय है, कमाया, खर्च किया तो कुछ बचाएगा ना जी। तो 8 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्च किया तो बचाया कितना 3। हम क्यों ना इसको बना दे 80, 50, 30। बोलो बना सकते हैं क्या। अब यहां पर देखो क्वेश्चन बनाते हैं, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, 80 का 25% कितना होगा जल्दी बोलो 20, 20 बढ़ गया। उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, 28% 50 का निकालोगे 14 आ जाएगा, क्या आएगा 14। तो 20 रुपया इनकम बढ़ा, एक्सपेंडिचर इसका 14 रुपया बढ़ गया, 20 में से 14 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा ये 6। बोलो होगा ना जी। तो सेविंग इसका कितना बढ़ा 6, 6 जो बढ़ा है वो कितना में बढ़ा 30 में, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 हुआ तो क्या एक 20% हुआ, क्या आंसर हमारा क्या आ गया 20%। किसमें आया था, एलपी टेस्टों में आ गया, ये तो गलत बात हो गया। चले आगे। 8, 13, 26, 40 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो। देखो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाएंगे, बात समझे। बोला जा रहा 8, 13, 26 और 40 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे ये दोनों समानुपात हो जाएगा। डायरेक्ट अगर ये संख्या ऑप्शन में दिया हुआ तो ऑप्शन ही उठाएंगे। 8 3 11, 13 3 16, ये 11 और 16 आ गया, 26 3 29, 40 3 43, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ये तो 3 गया। चलो अगला ऑप्शन है 2, 8 2 10, 13 2 15, 26 2 28, 40 2 42, यही हो गया 10/15 और 28 बटे क्या है ये 42, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। देखो समान अनुपात आ गया, क्या आ गया, तो उत्तर इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। हाँ इधर से उधर गुना नहीं करना, देखो इस दोनों को गुना कर देना अपने में, दूर दूर को गुना कर दिए, क्या हो गया 8 चौका 32, ये हमारे पास 320 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 260, 13 छा के 78, जोड़ दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 300, 278 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 40, 338 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 338। इस दोनों का अंतर निकाल लेना है, क्या आ जाएगा अंतर 18। फिर इस दोनों को जोड़ो, ये 48 आ जाएगा और ये 39 आ जाएगा, तो दो जोड़ के इसका अंतर निकालोगे, 48 में से 39 घटा दिए तो क्या आ गया 9। अब इस 18 को 9 से भाग दे दिए, उत्तर क्या आ जाएगा 2। दूर वाले को गुना कर देंगे, दूर वाले को गुना कर देंगे, नजदीक वाले को गुना करके इसका अंतर निकाल लेंगे, दूर वाले को गुना करके नजदीक वाले को अंतर करके क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे, फिर दूर वाले को जोड़ के नजदीक वाले को जोड़ के इसका अंतर निकाल लेंगे,
और फिर इसके अंतर से गुणनफल के अंतर को भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो अगला क्वेश्चन 12, स्कूल कक्षा 8 में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों फुटबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात है 27-13, फुटबॉल खेलने वाले छात्रों का हॉकी खेलने वाले छात्रों का अनुपात है 26:14, क्यों ना हम 13:7 कर दे। यदि कक्षा 8 में छात्रों की कुल संख्या 470 है, प्रत्येक छात्र केवल एक खेल खेलता है, तो कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। लो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये 470 से कोई मतलब नहीं रहा। 2 स्थानों तक सही सही उत्तर देना है। क्रिकेट खेलने वाला और फुटबॉल खेलने वाला रेशियो क्या दिया हुआ 27:13, फुटबॉल खेलने वाला और हॉकी खेलने वाला इसका भी अनुपात क्या दिया हुआ 13:7, 13:7 दिया हुआ था 26:14, 2 से काट दिए इसको, क्या आ गया 13:7। अब ये बताओ कि सभी छात्र कुछ ना कुछ खेलता है, तो यहां पर क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी बैलेंस है पहले से, देखो बैलेंस ना है, अगर नहीं रहता बैलेंस तो क्या करते इसको बैलेंस करते। अभी फिलहाल ये बैलेंस है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 27, 13 और क्या आ गया 7। कहा जा रहा है आपको बताना कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत, कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत कुल में कितना है, तो 27-13 मिलके 40, 40-7 47, तो 27/47 गुना क्या कर दोगे 100, ठीक है सॉल्व कर दोगे, ये आ गया 2700। देखो ऑप्शन थोड़ा नजदीक नजदीक दिया हुआ ना, 55 54 57, 5 तक तो सबका सेम रहेगा, यानी 47 से भाग दोगे तो 5 से ये सेम रहेगा, ये आ जाएगा 235, घटाओगे 350 आ जाएगा। अब देख लो किससे कटेगा, 6 से 6 चौका 24, 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा क्या, लगभग में 7 आ गया, और 7 आ गया तो क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चार अलग अलग संख्याएं दी हुई है, ठीक है, उनमें से पहली 3 संख्या का औसत क्या है, चौथी संख्या का 4 गुना है, और सभी 4 संख्या का औसत दिया हुआ 58। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, ये देखो पहली 3 संख्या का औसत, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, चौथी संख्या से 4 गुनी है, हम बोलेंगे चौथी संख्या अगर 1 है तो इसका औसत क्या हो जाएगा 4 गुना यानी 4, ये तो औसत ना लिखे हैं जी, तो बताओ इसके अनुसार टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 संख्या का औसत 4 है तो टोटल हो जाएगा 4 तिया 12, एक संख्या 1 है तो इसका तो रेशियो 1 ही रहेगा, कुल योगफल हो जाएगा 12 + 1 मिलके 13, चारों संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ 58, चारों संख्या का औसत क्या है 58, तो कुल योगफल क्या हो जाएगा 58 गुना 4, 58 को किससे गुना कर दोगे 4 से, क्योंकि अनुपातिक योग बराबर किसके होता है कुल योगफल के। तो हमने क्या किया, चौथी संख्या अगर 1 है औसत हो गया इसका 4 गुना, एवरेज अगर 4 है तो टोटल हो जाएगा 4 तिया 12, क्योंकि अनुपातिक योग हमें निकालना है जो कुल के बराबर आ जाएगा। हम बोलेंगे 12 + 1 मिलके 13, 13 यूनिट बराबर 4 संख्याओं का औसत 58 है, कुल योगफल हो जाएगा 58 गुना 4, तो 13 यूनिट बराबर 58 गुना 4, पहली 3 संख्याओं का औसत निकालना है यानी 4 यूनिट हमें निकालना है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 58 को 4 से गुना करेंगे, 58 दूनी 116, 116 दूनी 232, तो ये आ गया 232/13, ठीक है। अब हमें निकालना है 4 बराबर क्या होगा, तो 4 बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर 232/13, तो 232 गुना 4 बटे क्या आ जाएगा 13, अभी तो कटेगा नहीं, तो संख्या का औसत क्या है 52 कर दें, अच्छा 52 से आ जाएगा, देखो 52 अगर कर देते हाँ आंसर आ जाएगा, देखो इसको ठीक करो तो 52 कर दो तो कटेगा नहीं, तो 52 कर दिए, ठीक है, नहीं कट जाता तो बढ़िया रहता 52, अब देखो तो ये कट जाएगा, ये हो गया 52, सबको काटना पड़ेगा। ये बताओ हमारे पास आ जाएगा 13 बराबर 52 गुना 4, तो 13 से काट दो, 13 चौका 52, तो 1 बराबर क्या आ गया है 16 के, 1 बराबर क्या आ गया 16 के, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 16 चौका 64, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 64, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। पहली 3 संख्या का औसत पूछा है, पहली 3 संख्या का औसत क्या दिया हुआ 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर आया 16 के, 13 यूनिट बराबर 52 गुना 4, तो 1 यूनिट बराबर आ गया हमारे पास 16 के। देखो यहां पर 3 क्वेश्चन लगातार लिए हैं अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन लगातार लिए हैं। देखो हॉट शॉट में वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बात पे ध्यान देना। हॉट शॉट में वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है। बात पे ध्यान दे रहे हो क्या बोले? हॉट शॉट ऐसा नहीं है कि सीधा कोई क्वेश्चन उठा के डाल दिए इसमें। क्या बोले? जो क्वेश्चन हमने देखा इसको बहुत बार पूछा है, उसी क्वेश्चन को। आप जैसे देखो इसमें अभी 3-4 क्वेश्चन मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसीलिए इसको ध्यान दो। देखो यहाँ एक्स वाई तल में पी क्यू दो ऐसे बिंदु है जिसके निर्देशांक 2, 0 और 5, 4 है। पी क्यू त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। पी क्यू त्रिज्या लेना है, त्रिज्या तो हम बाद में लेंगे, पहले तो हम पी क्यू का वैल्यू निकाल लें। और पी क्यू का वैल्यू निकालने का मतलब है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारे पास है पी और ये हमारे पास है क्यू। इसका लेंथ निकालना है। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 0 और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 5, 4। डिस्टेंस फार्मूला निकालने का तरीका हम बताते हैं, बात पे ध्यान देना। फार्मूला को रटने का जरूरत नहीं है, तरीका पे ध्यान दो। 2 और 5 का ये x1 है, ये यहाँ पर x2 है, ये y1 है और ये हमारे पास क्या है? y2 है। तो x1 और x2 का अंतर लेना है, अंतर। तो 5 और 2 का अंतर क्या आएगा? 3। -3 +3 वगैरह कुछ नहीं, सीधा क्या बोल रहा है? 3। 3 का लिखोगे स्क्वायर, लिख दिए। और 0 और 4 का अंतर बोलो क्या होगा? 4। 4 का लिखोगे स्क्वायर और इसका निकालोगे स्क्वायर रूट। क्या ये 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा क्या? तो यही आ गया डिस्टेंस। यही क्या आ गया? डिस्टेंस। यानी पी क्यू का लेंथ क्या आ गया है? 5। यानी आर बराबर क्या आ गया? 5। क्वेश्चन बोला इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुना 5 का स्क्वायर कर दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? 25 पाई। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। दो बिंदु के बीच का दूरी अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला से पहले का इसका पहला, इसका पहला, इस दोनों के अंतर का स्क्वायर, दूसरा और दूसरा के अंतर का स्क्वायर का योगफल का स्क्वायर रूट निकाल दोगे। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो दूरी निकल जाएगा। ठीक है, आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला भी क्वेश्चन लगातार पूछता है। ठीक है, आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला भी क्वेश्चन लगातार पूछा है, तो इस पे भी ध्यान दो। यहां पर फिर वही आ गया, रीजनिंग कैसे आ गया जी? तरीका है, रीजनिंग कैसे आ गया? तो गलत बात है। डेली यहाँ पे आकर के इसको भूत लग जाता है ना, अपने आप रीजनिंग आ गया। दो पेज खुला हुआ है ना, तो दोनों पेज में एक में साइंस है, एक में रीजनिंग है, मैथे गायब हो गया है। बताओ ऐसे में कैसे चलेगा काम? तो गलत बात है। रीजनिंग को तो छोड़ो, रीजनिंग को हम क्या बताएं? अरे इसका ऐसा कैसे हो जाता है? डेली मैथ ही गायब हो जाता है। हेलो, इसका गायब हो गया है, जल्दी बताइए। पासवर्ड भेजे, पासवर्ड कहाँ गया कीबोर्ड? अच्छा यहाँ, टाइमर लग गया क्या जी? चलो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर चलो देखो आ गया। कितना नंबर था? 14। 14 बता दिए थे ना, 15 होगा। देखो यहाँ पर ये जो है कहा जा रहा है क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7, 6, 5 और 0 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:3 में विभाजित करती है। अगर इसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछे, बात पे ध्यान देना। देखो क्या है यहाँ पर, ये m रेशियो n है, तो देखो क्या करना है, कोई m n को याद नहीं रखना, सीधा ऐसे याद रखो। ये 1 है और ये क्या है? 3। देखो इस 1 को करना है उल्टा गुना 5 से, तो 5 को 1 से गुना करोगे क्या आएगा? 5।
और इस 3 को करना है इसके पहले वाले से गुना। 7 तिया 21, माइनस में आ गया, इसको भाग दे देना 3 1 4 से, तो -16 को 4 से भाग दोगे -4 आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया -4। दूसरा ऑप्शन देखो, यहां पर ऑप्शन में देखो तो क्या गो है, एक गो है, तो हो गया खत्म, आंसर आ गया बी। बात समझे? या नहीं तो क्या करोगे, 1 को किससे गुना करोगे, 0 से, 1 गुना 0 0, और 3 को किससे गुना करोगे, 6 से, 3 6 के 18, और इसको जोड़ किससे भाग दे दोगे, 4 से, 18/4 क्या आ जाएगा, 4.5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और 4.5। देखो केंद्रक का जो तरीका है निकालने का, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ, 3 शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको लिख लिए, 3 शीर्ष का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, केंद्रक निकालने का तरीका है, देखो पहला वाला केंद्रक कैसे निकालेंगे, 1 7 1 8 3 11 का 1/3 कर दोगे, 11 को किससे भाग दे दोगे, 3 से, फिर देखो 1 3 1 4 4 7 11 11/3 कर दोगे, ये केंद्रक का कोऑर्डिनेट आ गया, 11/3 11/3। आंसर हमारे के पास क्या आ जाएगा, 11/3 और 11/3। केंद्रक निकालने का तरीका क्या है, देखो x1 x2 x3 तीनों को जोड़ दोगे, 3 से क्या करोगे, भाग, y1 y2 y3 जोड़ दोगे, 3 से दे दोगे भाग। देखो यहां पर अगर सरल रेखा दिया हुआ, सरल रेखा का यहां पर क्वेश्चन देखो क्या है, बिंदु 1 2 से गुजरने वाली सरल रेखा x + 2y = 5 से लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखो जब भी यहां पर समीकरण दिया रहे तो स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने का जो तरीका होता है, y बराबर क्या हो जाता है बताओ, mx + c, यही होता है जी। तो यहां पर देखोगे ध्यान से, ये हमारे पास 2y है, तो 2y को हम रखेंगे, 2y बराबर हो जाएगा, इस x को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो -x, और 5 तो हमारे पास पहले से है, बोलो है, हमें चाहिए y, कंपैरिजन करना है, तो 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे तो यहां पर y रहेगा, 2 से भाग दोगे तो उधर चला जाएगा -1/2x, और इधर क्या आ गया है 5/2, हमें निकल गया m1, ये पहले वाले का स्लोप निकल गया, पहला वाला जो रेखा है उसका स्लोप निकल गया, m1 से कंपैरिजन करोगे तो ये -1/2 हो गया। तो इस रेखा का जो स्लोप निकला है, m1 बराबर जो निकला है, यह निकला हमारे पास 1/2। अब दूसरा जो रेखा है इसको बिंदु बिंदु के रूप में दे दिया है, निर्देशांक के रूप में दे दिया है, तो निर्देशांक के रूप में दे दिया है, तो हम पहले दूसरा स्लोप निकालेंगे। दूसरा स्लोप निकालने का तरीका यह है कि अगर हम इस दोनों को आपस में गुना करते हैं तो -1 आता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे पर लंब है। अगर दो रेखा एक दूसरे पर लंब होगा तो दोनों स्लोप का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा हमारे पास -1। m1 का मान हमारे पास -1/2 है, और इसको किससे गुना करोगे, m2 से, बराबर क्या आएगा -1, माइनस से ये माइनस कट गया, 2 उस तरफ चला गया, तो m2 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2, तो ये m2 हो गया। देखो जब रेखा का समीकरण दिया रहे तो स्लोप होता है y बराबर mx + c, और जब बिंदु दिया रहे तो स्लोप बराबर जो होता है, इसको ध्यान से सुनना, y - y1 बटे x - x1 बराबर क्या हो जाता है, स्लोप के, किसके बराबर हो जाता है, स्लोप के। तो ये देखो हमारे पास दूसरे समीकरण का जो m2 निकला है वो हमें क्या निकला है बताओ, 2, तो हम यहां पर रखेंगे 2। ये 1 और 2 जो है ये असल में हमारे पास x1 बराबर 1 है और y1 बराबर क्या दिया हुआ है, 2 है। अब इसी से समीकरण हमारा निकलेगा, हम लिखेंगे y - y1, y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, तो लिखोगे y - y1 यानी y - 2 हो गया। x - x1, x1 बराबर क्या है, 1 के, x - 1, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। अब इससे देख लेते हैं क्या समीकरण निकल के सामने आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 2, और ये बराबर क्या आ जाएगा, y - 2 के, -2 हो जाएगा खत्म, y बराबर के इस तरफ आएगा तो 2x - y बराबर, ये +2 चला जाएगा, +2 में से 2 को घटा दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो दूसरे रेखा का जो समीकरण आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 2x - y बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। समीकरण दिया रहे, रैखिक समीकरण दिया रहे, तो y बराबर mx + c हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा स्लोप निकालना है और बिंदु दिया रहे तो y - y1 बटे x - x1 हो जाता है।
चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स, ठीक है। चेंज इन वाई बटे चेंज इन क्या हो जाता है, ये एक्स हो जाता है। यहां से हमारे पास 1 और 2 का बोल दिया है। हमने कहा कि जब भी दो रेखा एक दूसरे पर लंब होगा तो दोनों स्लोप का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक है। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कलश में 4 लाल, 3 हरे, 3 नीले और 4 पीले कंचे हैं। यदि 2 कंचे बेतरतीब ढंग से उठाए जाए तो दोनों नीला होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बात पे ध्यान दो। टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10, 10 4 14, तो 14 को टोटल कंचा है, उसमें से क्या को कंचा उठाया, 2, तो नीचे में क्या आ जाएगा 14C2। दोनों के नीले होने की क्या प्रायिकता है, तो टोटल नीले की संख्या कितनी है, 3, तो दोनों के नीले होने की प्रायिकता हो जाएगी 3C2। टोटल आउटकम्स हो जाएगा 14C2। कल सी का फार्मूला निकालने के लिए बताए थे, 3C2 लिखा हुआ रहेगा तो 3C1 भी बोल सकते हैं, ना 3C1, तो 3C1 बोल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हो 3 गुना 2, अब बटे उल्टा गुना करोगे 2 गुना 1। नीचे में 14C को कैसे लिखोगे, 14 गुना 13 उल्टा गुना, और फिर उल्टा इसको लिखोगे 2 गुना 1। तो क्या ये बताओ कि 2 गुना 1 2 गुना 1 खत्म हो जाएगा क्या, 2 से काटोगे कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। उत्तर हमारा क्या आ गया, 3/91, 13 सते क्या आ जाएगा 91। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, डी। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे लगी हुई है। दीवार का पाद दीवार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग जो दीवार पर टिका हुआ है 4 मीटर नीचे खिसक जाता है तो उसका पाद कितनी दूर खिसकेगा। देखो यहां पर सीढ़ी तो सेम ही ना रहेगा जी। देखो ये 25 मीटर का एक दीवार है, और एक सीढ़ी है कितने मीटर का, 25 मीटर का। कहा यह जा रहा है कि यह दीवार के पाद से कितना मीटर दूर है, 7 मीटर। तो जल्दी से ये बताओ कि अगर 7 है ये 25 है तो ये क्या होगा 24। इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब बोला है कि 4 मीटर नीचे खिसक गया, यही जो सीढ़ी है यही 4 मीटर नीचे खिसक गया, तो यहां से 4 मीटर क्या हो गया है, नीचे खिसक गया, तो सीढ़ी इधर चला जाएगा, दूर हो जाएगा। सीढ़ी क्या हो जाएगा बताओ, दूर हो जाएगा। तो 4 मीटर अगर सीढ़ी नीचे खिसका तो सिर्फ इतना दूर का जो वैल्यू आएगा, क्या यह 20 मीटर आएगा क्या। लेकिन सीढ़ी जो खिसका है तो सीढ़ी छोटा हो गया होगा 5 मीटर, उतने बड़ा रहेगा। सीढ़ी चेंज थोड़ी होगा, कितना मीटर, 25 मीटर। तो ये 20 मीटर है, ये 25 मीटर है, क्या यह 15 मीटर होगा क्या, 15 20 25 ट्रिपलेट बनाता है। टोटल था यहां तक 7 मीटर, अब हो गया 15 मीटर, तो बताओ कितना मीटर खसक गया, 8 मीटर। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, बी। चले आगे। नीचे दिए गए पाई चार्ट में दो नेटवर्क ऑपरेटर पी और क्यू के शहर एबीसीई के ग्राहकों का प्रतिशत दिखाया गया है, ठीक है, प्रतिशत को दर्शाया गया है। यहां पर देखो एक है ऑपरेटर पी, दूसरा है ऑपरेटर क्यू। पाई चार्ट में जानकारी के आधार पर यदि ऑपरेटर पी के ग्राहक है 3.6 लाख, पी के जो ग्राहक है वह है 3.6 लाख, क्या 360,000 बोल सकते हैं क्या इसको, ये हमारे पास जो आ जाएगा 3,60,000 को 360,000 बोल सकते हैं जी। और अगर यहां पर पी का क्यू का ग्राहक हमारे पास 4.2 लाख है तो क्या इसको हम लोग 420,000 बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। तो शहर सी में ऑपरेटर के ग्राहक के बीच सकारात्मक अंतर ज्ञात करना है। शहर सी में कितना परसेंट है, ऑपरेटर पी के द्वारा शहर सी में कितना परसेंट, 15%। 15% किसका निकालेंगे, 360 का। और इधर कितना परसेंट है बताओ, 23%। कितना परसेंट है,
तो यहां पर 23% 420 का, उसको घटाएंगे 15% किसका, 360 का। जल्दी जल्दी देख लो दोनों का अंतर। अंतर कैसे निकलेगा देखो, 15% 360 का, 30% 180 का। 30%, 15 का डबल क्या होता है 30, 360 का आधा क्या होता है 180। तो 30, अब 15%, 30% हो जाएगा 180 का, 18 तिया, तो 18 तिया ये क्या हो जाएगा बताओ 54। कुछ कुछ हो रहा है समझे, जरूर कुछ ना कुछ जो है। 18 तिया क्या हो जाएगा 54, ये हो गया 54,000। अब यहां पर आ जाओ 23% 400 का, 23 चौका होता है 92, 23 चौका क्या होता है 92, और 23% 20 का, 23 दूनी 46, 4.6, 92 में 4.6 को जोड़ोगे तो 96 दशमलव क्या आ जाएगा 6, 6 घट जाएगा 0.6 हो जाएगा, और 96 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 42.6 हजार। तो 42.6 हजार को 42,000 क्या 600 भी लिख सकते हैं क्या। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन हो गया यहीं पे समाप्त। क्या साइंस भी पढ़ेगा, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, पूछ लेते हैं सर से पढ़ाएंगे कि नहीं। सबका मुंह सूख गया ना, तो लग रहा है कि सर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ भूख लग गया, अब ये भूख लग गया तुम लोग को। चलो साइंस अवश्य पढ़ाएंगे सर, आ रहे हैं।